हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट मीन्स हायर प्लांट्स हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आप लोगों को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इट इज़ द बाइपेरेंटल, हैविंग द गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट etc। एक वेल डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और इट इज़ द होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म में हमने इसको स्पोरोफिल बोला था, कौन बोला था, और यहाँ पर हमारे लिए क्या है, ये फ्लावर है। वहीं जिम्नोस्पर्म में हमने दो वर्ड यूज किए थे, माइक्रो स्पोरोफिल जो कि यहाँ स्टेमेन बोला जाता है, मेगा स्पोरोफिल जो यहाँ कार्पल बोला जाता है। तो बच्चों याद रखना, माइक्रो स्पोरोफिल ऑफ एंजियोस्पर्म आर द homologous structure means they are the stamen here and mega sporophyll are the carpel। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेमेंस डिस्टिंग्विश होते हैं फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव टिश्यूज में। सेम कंडीशन में कार्पल भी डिस्टिंग्विश होते हैं ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल एंड स्टिग्मा में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो फ्लावर्स भी बच्चों दो तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन दोनों एक ही फ्लावर में हो, जैसे कि पी प्लांट, हिबिस्कस, रोज etc। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर होते हैं जिनमें मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो। मतलब यहाँ फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल में दो तरह के होते हैं। पहला फ्लावर वो जिसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन होता है, स्टिमुलेट कहलाता है। दूसरा फ्लावर वो जिसमें केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, पिस्टिलेट फ्लावर कहलाता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल पपाया, फॉर एग्जांपल कुकरबिटा, फॉर एग्जांपल व्हीट, फॉर एग्जांपल ग्रेम। ओके, तो सॉरी ग्रेम नहीं, मेज। ओके, तो ये सब क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। आपने मेज देखा होगा, मेज में जो फीमेल फ्लावर होता है वो नीचे पाया जाता है, मेल फ्लावर ऊपर होता है नहीं? पपाया में देखा होगा मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ही अलग अलग होते हैं। सो हेयर प्लांट्स आर टू टाइप ऑल्सो, डाइसियस एंड मोनोसियस। मोनोसियस आर दोज प्लांट्स हु कंटेन ओनली one kind of the sex and dioecious are those plants who contain bisexuality means मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर हो। वेयर फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फॉर एग्जांपल मेज के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन प्लांट एक है, डाइसियस है। पी में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, डाइसियस है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन भागों में बांटा गया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इन दोनों को कनेक्ट करता है डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री स्टेप: प्री फर्टिलाइजेशन हैविंग गैमेटोजेनेसिस पॉलिनेशन, fertilization having double fertilization, post fertilization with endosperm and embryonic development। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मीन्स स्टेमेंस की। एक फ्लावर में जितने भी स्टेमेंस होते हैं बच्चों, उनको मिला करके हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, एंथर फ्री भी हो सकते हैं, दे आर नॉन एज द पॉलीएंड्रस, किसी से जुड़े भी हो सकते हैं। अगर ये पेटल से जुड़े हुए हैं देन कॉल्ड इपीपेटलस, और अगर ये गाइनोसियम से जुड़े हुए हैं देन कॉल्ड इपीगाइनस। क्लियर है? जैसे कि आपने 11th क्लास में स्टडी किया था।
एक फ्लावर के अंदर सभी स्टेमेंस एंड्रोसियम कहलाते हैं, लेकिन एक स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोला जाता है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट। एंथर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसके अंदर मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, मीन्स इट इज़ द साइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेल स्पोर, मीन्स मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है बच्चों। एंथर भी यहाँ दो तरह के होते हैं हर प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स में एंथर सिंगल लोब्ड होता है, कुछ प्लांट्स में एंथर बाइलोब्ड होते हैं। एनसीईआरटी में बाइलोब्ड की स्ट्रक्चर दी हुई है, हम यह बाइलोब्ड को स्टडी करेंगे, लेकिन सिंगल लोब्ड को भी स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा, जिन एंथर में केवल एक लोब होता है उनमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या 2 पॉलन सैक्स होते हैं, इसीलिए इनके लिए यूनिलोब्ड या सिंगल लोब्ड कहते हैं, बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। लेकिन इनके अंदर थीका एक होती है। थीका का मतलब होता है जहाँ से ये मैच्योर होने के बाद ब्लास्ट होंगे, वर्स्ट होंगे, वहाँ पर उसको थीका कहते हैं। तो दे कंटेन ओनली 1 थीका, सो दे आर द मोनोथीकस, ओके। बट बाइलोब्ड एंथर कंटेन 2 lobes with 4 pollen sac or microsporangia, and each pollen sac contain number of pollen grains after the maturation. Clear? But during the immature condition, anther contain only sporogenous tissues inside the microsporangium. Now question is that how they are developed. तो बड़ा सिंपल है। जिस समय प्रिमिटिव एंथर होता है तो वो केवल होमोजीनियस मास हो जाता है, और होमोजीनियस मास जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं एपिडर्मिस के द्वारा कवर रहता है। क्लियर? और ये मेरिस्टेमेटिक मास सेल डिफरेंशिएशन में जाता है। सेल डिफरेंशिएशन के बाद 2 तरह की सेल्स बनती हैं, पहली आर्चीस्पोरियल सेल्स और दूसरी पैराइटल सेल्स। याद रखना बच्चों, आर्चीस्पोरियल सेल्स आगे चल के डिफ्रेंशिएट करती हैं और ये क्या बनाती हैं? एंथर बॉल्स बनाती हैं। देयर आर 4 एंथर बॉल, आउटर एपिडर्मिस, इनर एंडोथीसियम, आफ्टर देन मिडल लेयर्स एंड इनर मोस्ट इज द टेपिटम लेयर। बट पैराइटल सेल्स होमोजीनियस टिश्यूज में रहते हैं और ये आगे चल के स्पोरोजीनस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और स्पोरोजीनस सेल्स क्या है बच्चों? फ्यूचर माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलिन मदर सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनर से लेकर के हम आउटर की तरफ चलते हैं। जब पॉलिन मतलब एंथर बॉल में, तब सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या होती है? टेपिटम होती है। टेपिटम लेयर किससे कवर रहती है? मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर कवर रहती है एंडोथीसियम से, और सबसे बाहर क्या होती है बच्चों? एपिडर्मिस होती हैं। ये चारों लेयर आर्चीस्पोरियल सेल के सेल डिफरेंशिएशन से बनी हुई हैं। तो सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस है। 1 सेल थिक होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एंडोथीसियम सेकेंड बॉल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर होती है। इनकी सेल सेलुलोज की होती हैं, लेकिन सेल वॉल थिक होती हैं। इनको कहा जाता है दे आर मेड अप ऑफ द कॉलिनकाइमल सेल्स। ठीक है, क्योंकि इनकी थोड़ा सा पैक्टिन भी होता है, लिग्निन भी होता है, लेकिन ये किस में हेल्प करती हैं? एंथर के डाइजेस्ट में हेल्प करती हैं। जिस समय इनका डिहाइड्रेशन होता है तो ये सिकुड़ती हैं, सिकुड़ने की वजह से एंथर ब्लास्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है या बस्ट हो जाता है। मिडिल लेयर एंडोथीसियम के अंदर पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 1 से 6 लेयर होती है। ये भी मैच्योर एंथर को डीजनरेट करने में हेल्प करती हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब ये डीजनरेट होती हैं। जैसे डीजनरेट होती हैं, एंडोथीसियम पे प्रेशर लगता है, वो वस्ट हो जाती है। इनर मोस्ट लेयर टेपिटम लेयर होती है बच्चों। टेपिटम लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और ये स्पोरोजेनिस टिश्यूज को सराउंड करती है चारों तरफ से। इसकी सेल्स को टेपिटम सेल्स कहते हैं। जनरली टेपिटम लेयर सेल्स आर द न्यूट्रिटिव इन नेचर, but they are the multinucleated, means they contain the polyploidy here, means every cell contain 2, 3, 4 न्यूक्लियाई। लेकिन इनका दूसरा यूनिक फंक्शन भी है बच्चों, ये माइक्रोस्पोर के चारों ओर स्पोरोपोलिनाइन को रिलीज करती हैं। मीन्स दे ऑल्सो फॉर्म द एक्साइन ऑफ द माइक्रोस्पोर। ठीक है,
यहाँ पर बच्चों टाइप हो गया थोड़ा गलत, माइक्रोस्कोप लिख गया, इट इज़ नॉट माइक्रोस्कोप, इट इज़ द माइक्रोस्पोर पॉलन। लेकिन टैपेटम के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, पहली सिक्रेटरी सेल्स, दूसरी अमीबाइड सेल्स। सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल्स का फंक्शन क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, ये डिजनरेसी में हेल्प करती हैं, और अमीबाइड सेल्स न्यूट्रिटिव नेचर की होती हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली रोल नहीं है, ना ही ये नीट में पूछा जाता है। देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर क्लियर है। एंथर की 4 लोब्ड हैं, 2 लोब हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, वेस्कुलर स्टैंड्स हैं, आउटर लेयर एपिडर्मिस है, ठीक है। इसमें स्टोन्सियम भी पाए जाते हैं। स्टोन्सियम जहाँ होता है वो थीका लेयर बोली जाती है, और थीका से ही ये ब्लास्ट होता है, मतलब स्टोन्सियम के यहाँ पर मिडिल लेयर सबसे कम संख्या में होती हैं, और यहीं से ये रप्चर हो जाता है, जिसमें ये पॉलन सैक मैच्योर हो जाती हैं, पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तब मिडिल लेयर्स क्या होती हैं बच्चों, डीजनरेट हो जाती हैं। डीजनरेट होने की वजह से क्या होता है, टैपेटम लेयर पे प्रेशर पड़ता है, एंडोथेसियम पे प्रेशर पड़ता है, और ये ब्लास्ट हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों, स्पोरस जीनस टिश्यूज का डेवलपमेंट कैसे होता है, उनमें क्या होता है। तो याद रखना, स्पोरस जीनस टिश्यूज आगे चल कर के क्या देती हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन द पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा स्पष्ट शब्दों में, द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स divide meiotically and form 2 cells, after then undergoes into the secondary meiosis, then form। ओके, स्टडी करते हैं डायग्राम के थ्रू। आगे का डायग्राम क्लियर है, देखिए सबसे अच्छा क्लियर है। तो देखिए पॉलन मदर सेल जो कहाँ थी, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थी। उस माइक्रोस्पोरेंजियम सेल के अंदर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 हैप्लॉइड सेल बने, मियोसिस सेकेंड हुआ, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। इट इज़ नॉन एज द टेट्रेड स्पोर, मीन्स माइक्रोस्पोर टेट्रेड। एवरी सेल ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्रेड इज द हैप्लॉइड। आफ्टर द डिहाइड्रेशन एवरी सेल मीन्स एवरी माइक्रोस्पोर इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर। स्ट्रक्चर की बात हम बात को करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, सक्सेसिव टाइप इज एडवांस टाइप। टेट्रेड्स आर 4 टाइप, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेसिकेट, टी शेप, ओके, लीनियर टेट्राहेड्रल इन द इज द मोस्ट कॉमन। इन सक्सेसिव टाइप द सेल बॉल इज फॉर्म आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एज वेल एज मियोसिस सेकेंड। थस एन isobilateral pollen tetrad is formed. It is the characteristic feature of the monocot। मतलब बच्चों मोनोकॉट के अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो कैसा होता है, सक्सेसिव टाइप का होता है, जबकि डाइकॉट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा ही क्लियर है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेकिन याद रखना पॉलन ग्रेन की अब आप स्ट्रक्चर देखें तो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन आउटर लेयर के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, एंड दिस आउटर लेयर इज नोन एज द एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलेनाइन। बच्चों जहाँ जहाँ पर स्पोरोपोलेनाइन की अमाउंट कम होती है, रिड्यूज होता है, दिस इज नोन एज द पिट और पॉलन पोर, ओके, या माइक्रोपोर। इसको कई नामों से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जिसमें इसका जर्मिनेट होता है तो पॉलन ट्यूब इससे बाहर निकल के आती है। कंडीशन है, इनिशियल माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसका न्यूक्लियस डिवीजन करता है तो बाई न्यूक्लिएटेड हो जाता है, फिर डिवीजन होता है ट्राई न्यूक्लिएटेड और 3 सेल्ड हो जाता है। ये सब बात की चीज़ें फ़िलहाल में स्टडी करते हैं। इसकी जो इनर लेयर होती है वो इंटाइन होती है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ द पेक्टोसेलुलोज एंड इट इज़ द वेरी फ्लेक्सिबल लेयर, इट इज़ द वेरी थिन। सामने अब आपके तो पॉलन ग्रेन्स में भी ओवल शेप, इलिप्सॉइडल शेप, ट्राइएंगुलर, लोब और इवन क्रीसेंट शेप।
It is generally round with the size of the 25 to 30 micrometer. Pollen grains is haploid unicellular body with single nucleus. Therefore is an outer ball. And 2 or 3 cell interior. Balls of the sporoderm is made up of the two covering. Outer thick is the axon of the sporopollen and inner thin intine of pectocellulose. Outer layer axon is thick and sculpture or smooth. It is cutilized, and cutin is the special type of the called sporopollen which is resistant to chemical and biological decomposition. तो याद रखना बच्चों, इट इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हेयर कि स्पोरोपोलिनाइन रेसिस्टेंस होती है केमिकल्स और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन के, इसीलिए इस पोलन ग्रेन्स को हम बरसों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना ही तो इस पर किसी एंजाइम का वर्क काम करता है ना कुछ। ठीक है, कोई भी इस पर एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पर एक्सैन बहुत ही कम होती है वहाँ पर क्या बन जाती है, छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, पिट बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना इसको कौन रिलीज करता है, टैपेटम लेयर इसको रिलीज करती है। एक्सैन याद रखना कुछ जगह पर एब्सेंट होती है, तो उस प्लेस को क्या कहा जाता है बच्चों, जर्म पोर कहा जाता है। ठीक है, और इसको जर्म फरो भी कहते हैं। अगर ये इलोंगेटेड है तो सर्कुलर है जर्म पोर, इलोंगेटेड है तो जर्म फरो। ये अलग अलग तरह की होती है। इसकी जो दूसरी लेयर होती है वो क्या होती है बच्चों, इंटाइन होती है। इंटाइन थिन और इलास्टिक लेयर होती है। तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है बच्चों, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन। इट इमर्जेज आउट एज द पॉलन ट्यूब। मतलब जो पॉलन ट्यूब बनती है वो किसकी बनी होती है, इंटाइन की बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और इसका जर्मिनेशन कहाँ होता है, आफ्टर द पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा होता है। तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है, द ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलेंस इज कॉल्ड पॉलिनोलॉजी। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दो फंडामेंटल पॉइंट्स और हैं। इन कैलोट्रोपस एंड ऑर्चिड द पॉलेंस ऑफ ईच एंथर लोब फॉर्म ए करेक्टरिस्टिक मास कॉल्ड पॉलिनियम। याद रखना, पॉलिनियम इज नथिंग, इट इज़ द मास ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। वो कलेक्ट हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर मोनोक्लोपेट मीन्स हैविंग वन जर्म पोर। अगर किसी पॉलन ग्रेन के अंदर केवल एक ही जर्म पोर है, इसका मतलब है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोक्लोपेट कहेंगे। बाई कॉलपेट क्या होते हैं, जिसमें 2 जर्म पोर हों। ट्राई कॉलपेट क्या होते हैं, जिसमें 3 जर्म पोर हों। इट इज़ द वेरी क्लियर। ओके, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर। अब बात आती है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है। इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, प्री पॉलिनेशन और पोस्ट पॉलिनेशन। फिलहाल में इस दोनों चीज़ें बात को तो याद रखना, जिस समय पॉलिनेशन हो रहा होता है या हो जाता है, ये दोनों तरह से हो जाता है। ठीक है, विएबल कब होगा, जब पॉलिनेशन होने के बाद इसका जर्मिनेशन होता है। फिलहाल में साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज पॉलिन ग्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलिन ग्रेन जो सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है उसमें न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है और उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन हो जाता है। माइटोसिस के बाद क्या होता है, पूरी सेल 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। लार्जर सेल, इट इज़ नॉन एज द वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, एंड स्मॉलर सेल विच इज़ फिलो इन द वेजिटेटिव सेल, उसको क्या कहते हैं बच्चों, जनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, अब जब ये अब याद रखना, पॉलिनेशन को हमने ये बोला 2 कंडीशन पर होता है, या तो 2 सेल्ड स्टेज में होगा। 2 सेल्ड स्टेज का मतलब होता है ट्यूब, न्यूक्लियस और जनरेटिव, या फिर 3 सेल्ड स्टेज में होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है 3 सेल्ड स्टेज होती क्या है। याद रखना बच्चों, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनने के बाद जनरेटिव सेल के भी अंदर माइटोसिस हो जाता है। दोनों सेल हैप्लॉइड होती हैं, चाहे वो वेजिटेटिव सेल हो या जनरेटिव सेल हो, दोनों हैप्लॉइड होती हैं। क्यों, ये माइक्रोस्पोर से बने हैं, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड थे। माइक्रोस्पोर क्यों हैप्लॉइड थे, क्योंकि ये किससे बने थे बच्चों,
पोलन ग्रेन मदर सेल से बने थे जो कि डिप्लॉयड थे थ्रू द मियोसिस सेल डिवीजन। अब जब यहाँ पे जनरेटिव सेल भी डिवाइड हो जाती है, तब जनरेटिव सेल के अंदर जो डिवीजन होता है उसके कारण 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो याद रखना, मेल गैमीटोफाइट, मैच्योर मेल गैमीटोफाइट इज द 3 सेल्ड स्टेज। ओके बच्चों, वो 3 सेल्ड स्टेज होती है। मैच्योर, इमैच्योर 2 सेल्ड होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि सीरियल प्लांट, मेल गैमीट्स वाइल द pollen is still within the anther. In those cases where pollen is shed at the 2 cell stage, the generative cell divide after pollen has landed on the stigma. कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है बच्चों कि जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद भी, जैसे कि सीरियल, उसके बाद ये गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फिलहाल में जो भी हो, वियाबिलिटी तभी आती है जब पॉलिनेशन के बाद गैमेटोफाइट का या पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। अब कंडीशन आती है जनरेटिव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है या नहीं होता है, लेकिन जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन वो न्यूट्रिटिव होती है। ठीक है, उसके अंदर फैट, स्टार्च, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से पोलन ग्रेन्स को पोलन प्रोडक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया है? क्योंकि इसकी वेजिटेटिव सेल में बहुत सारा कंटेंट होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है पोलन फूड सप्लीमेंट में, पोलन क्रीम्स बनाने में। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर कर लिया जाता है पोलन बैंक्स में एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द क्रायो प्रिजर्वेशन। याद रखना बच्चों, इनका बहुत ही मेडिसिनल यूज है। जैसे पोलन फूड सप्लीमेंट्स को हम सिरप की तरह यूज करते हैं, हनी। ठीक है, हनी ये मेन रिसोर्स है हनी बीज के लिए। पोलन क्रीम पोलन ग्रेन्स को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो यूवी रेडिएशन से हमारी स्किन को बचाती हैं। ठीक है, तो इनको जो क्रीम में यूज किया जाता है, तो क्रीम में क्या होता है, जो स्पोरेपोलेनाइन होती है, स्पोरेपोलेनाइन यूवी रेडिएशंस के प्रति भी रेसिस्टेंस होती है, और जब हम इसका यूज करते हैं तो हमारी स्किन को स्मूथनेस देती है और साथ में प्रोटेक्ट भी करती है। पूछा जाता है कि भाई पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड इन द पोलन क्रीम, तो याद रखना पोलन ग्रेन्स की स्पोरेपोलेनाइन यूवी रेडिएशंस के प्रति भी रेसिस्टेंस होती है और वो हमारे लिए प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलन एलर्जी क्या होती है? कई ह्यूमन बीइंग्स में पोलन एलर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द पोलन एलर्जी, मीन्स द एलर्जी विच इज ड्यू टू द पोलन ग्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जनरली इट इज़ कॉज्ड बाई पोलन ग्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये बहुत ही खतरनाक बीमारियाँ हैं जो कि पोलन की वजह से होती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है पोलन ग्रेन मतलब पोलन एलर्जी का, जैसे कैरेट ग्रास, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस डेट कम इन इंडिया एलोंग विद इम्पोर्टेड व्हीट इज मेजर सोर्स ऑफ द पोलन एलर्जी विसाइड हार्मिंग इंटरनल बॉडी ऑर्गेन। याद रखना, कैरेट ग्रास के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं सबसे ज़्यादा एलर्जी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो जाती हैं। अब बच्चों दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गायनेसियम और पिस्टिल और कार्पल, इसको हम कार्पल भी कहते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये भी 2 तरह की होती है, मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब होता है फ्लावर विद 1 पिस्टिल ओनली। मल्टीकार्पलरी का मतलब होता है फ्लावर विद मोर पिस्टिल, मीन्स मोर देन 1। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी एग्जाम्पल हैं, सिनकार्पस और एपोकार्पस। अगर मल्टी कार्पलरी ओवरी के अंदर या मल्टी कार्पलरी फ्लावर के अंदर सभी पिस्टल आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं बच्चों? नाउ वेरी वेल, सिनकार्पस बनाती हैं या सिनकार्पस पिस्टल बनाती हैं। और अगर वो एक दूसरे से फ्री हैं तो एपोकार्पस पिस्टल बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस क्या है? मोनोकार्पलरी है। ठीक है,
मल्टीकार्परी के 2 एग्जाम्पल लिए गए हैं। सिनकार्पस पेपेवर में होती है, आप जानते हैं पेपेवर क्या होती है, नहीं है, क्या होती है पेपेवर, अफीम। मल्टीकार्परी एपोकार्पस किस में पाई जाती है, माइकेलिया में पाई जाती है। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल और नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा, अब ये पूरी जो कार्पल होती है 3 भागों में बटी हुई है। सबसे टिप हेयरी और स्मूथ, हेयरी या स्टिकी होगी, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन इज नोन एज द स्टिग्मा, इट मे बी हेयरी और स्टिकी। दूसरा होता है स्टाइल, इट इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट विनेथ द स्टिग्मा, इट मे बी होलो और सॉलिड and contain sugar juice for the attraction of the pollen tube, means perform the या help या induce the chemotropage। थर्ड इज द ओवरी, ये बेसल पार्ट होता है। ओवरी के अलग अलग कंडीशंस हैं, यूनिलोकुलर, मोनोलोकुलर, बाइलोकुलर। इट ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेंटा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडीशन यू ऑल्सो स्टडी इन द क्लास 11th। ओवरी का जो मेन करेक्टराइजेशन है 3 है। इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी बॉल पर ओव्यूल जहाँ लगे होते हैं उसको प्लेसेंटा कहते हैं। ओवरी बॉल और ओव्यूल के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या प्लांट टू प्लांट डिफर करते हैं। जैसे बीट, पैडी, मैंगो में 1 होती हैं, पपाया में, वाटरमेलन में बहुत सारे होते हैं। सो दिस इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन आता, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरेंजियम। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो हमने पिस्टिल की बात की है, किसकी बात की है, पिस्टिल की। तो पिस्टिल इज द मेगास्पोरोफिल, मीन्स होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम किसकी, मेगास्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल की स्ट्रक्चर। याद रखना, ओव्यूल एक स्पेसिफिक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है। कहाँ पर, ओवरी बॉल पर, इनर ओवरी बॉल पर, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर से अटैच रहता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच रहता है उसको हाइलम कहते हैं। अभी हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो सबसे पहले बीच बीच में ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर बनी है इन्वर्टेड, तो उसको देखिए। तो यहाँ पर ओव्यूल आपको बाकायदा नज़र आएगा। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी को जो जोड़ रहा है वो हीलियम कहते हैं। तो फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल इज द स्ट्रक्चर विच ज्वाइंट ओव्यूल विद द ओवरी बॉल थ्रू द प्लेसेंटा। हीलियम क्या है, इट इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ओव्यूल बॉडी एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल सराउंड रहता है इंटेगुमेंट्स लेयर के। अगर इंटेगुमेंट लेयर नहीं है तो एटैगमिक बोला जाएगा, अगर है तो कितनी है, मोनोटैगमिक है, बाईटैगमिक है, मोस्टली बाईटैगमिक होती हैं, ठीक है। एंड दे आर द फ्यूचर सीड कोट। इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन सबसे सेंटर में मेगास्पोरेंजियम मदर सेल पाई जाती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, यही मेगास्पोरेंजियम मदर सेल आगे चल के मियोसिस सेल डिवीजन में जाती है और फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। कैसे बनाती है वो अलग है। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो ग्रीन स्ट्रक्चर दी है इट इज़ द एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ ओव्यूल्स के भी अलग अलग टाइप हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, यानी कैम्पाइलोट्रोपस, एम्पीट्रोपस, सर्कमफेरस ओव्यूल्स, अलग अलग ओव्यूल है। स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर और बनी हुई है। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल के अंदर सबसे सेंटर में मेगास्पोरेंजियम मदर सेल होती है। मेगास्पोरेंजियम मदर सेल चारों तरफ से किससे घिरी रहती है बच्चों, न्यूक्लियस सेल से घिरी रहती हैं। और यहाँ न्यूक्लियस सेल इसके लिए क्या प्रोवाइड कराती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। इसके अंदर सिंगल मेगास्पोरेंजियम मदर सेल होती है जो क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, मीन्स मियोसिस सेल डिवीजन जाती है। लेकिन याद रखना, ओव्यूल के अंदर 2 एंड होते हैं, माइक्रोपाइल एंड कलाजल एंड। इसका विशेष ध्यान रखना क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूक्लियस से ये चारों तरफ से घिरी रहती है। अब
मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल सबसे पहले मियोसिस करती है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं जिसमें से कोई भी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर भी कंडीशन है, अगर यहाँ पर पॉलीप्लाइडी का कोई एग्जाम्पल है तो याद रखना 2 मेगा स्पोर भी जनरेट हो सकती हैं, आगे चल के डेवलप हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी। लेकिन यहाँ पर हम जो डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं मोनोस्पोरिक है। व्हाट डू यू मीन बाय द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? जब 4 मेगा स्पोर में से कोई 1 मेगा स्पोर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता तो उसको क्या कहते हैं हम? या व्हाट इज दिस? दिस इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो स्टडी करते हैं तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, 1 मेगा स्पोर एनलार्ज होता है, उसका न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है, 2 सेल बनती हैं, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, 2 न्यूक्लियाई फिर माइटोसिस करते हैं, फिर 4 बनते हैं, फिर 4 माइटोसिस करते हैं, 8 बनते हैं। अब 8 का क्या होता है? नाउ इट्स शोइंग द डिफ्रेंशिएशन। व्हाट हैपन द डिफ्रेंशिएशन इन दैट? तो इट मतलब 1 मेगा स्पोर आगे चल के 8 न्यूक्लिएटेड मेगा एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ एम्ब्रियोसेक कितना? 8 न्यूक्लिएटेड। अब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो याद रखना जो न्यूक्लियाई कलाजल एंड पर होते हैं उनमें से 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल में डेवलप हो जाते हैं। पहली चीज़, 3 न्यूक्लियाई ऑफ द कलाजल एंड डेवलप इनटू द एंटीपोडल सेल। नीचे जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं उसमें से 2 जो माइक्रोपाइल की एंड की तरफ हैं 2 सिनर्जिड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एग सेल इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट। अब बच्चों 1 न्यूक्लियाई ऊपर बचा, 1 न्यूक्लियस नीचे बचा, दोनों कहाँ जाते हैं? सेंटर में आ जाते हैं। अब वो कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अगर ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं तब वो डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई बोला जाएगा, और नहीं फ्यूज करते हैं तो हैप्लॉयड 2 पोलर न्यूक्लियाई बोले जाएंगे। लेकिन जो सेंटर सेल होती है उसको हम पोलर सेल कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हुई ओव्यूल के अंदर, उसकी प्लाइडी क्या है? इट इज़ द 7 celled 8 nucleated and every cell is the हैप्लॉयड। लेकिन पोलर सेल डिप्लॉयड भी हो सकती है और डाइकैरियन भी हो सकती है। डिप्लॉयड का मतलब होता है अगर पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा तो डिप्लॉयड हो जाएगी, और अगर फ्यूज नहीं करते हैं तो वो डाइकैरियन को शो करेगी, मतलब पोलर सेल विद 2 न्यूक्लियाई। ये बड़ा सिंपल है जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मेजॉरिटी फ्लोबरिंग्स में क्या होता है बच्चों? केवल 1 ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है, रेस्ट 3 डीजनरेट हो जाते हैं। और जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट बना करके तैयार कर देता है। पहले 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बनेगा, फिर 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बनेगा, और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बनता है। उसके बाद इनका मॉडिफिकेशन देखिए, सबसे लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर दी हुई है। अपर सेल्स आर एंटीपोडल सेल टूवर्ड द कलाजल एंड नीचे की तरफ क्या है बच्चों? यहाँ पे बनी हुई इट इज द फिगर ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या बनी हुई बच्चों? यस बताइए। यहाँ पे बनी हुई 2 सिनर्जी सेल्स हैं, ठीक है, और 1 एग सेल है। याद रखना बच्चों 2 सिनर्जिड सेल 1 एग सेल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एग एपरेटस बनाती हैं। उसको हम बात को डिस्कस करेंगे। और बीच के जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज हो भी सकते हैं, नहीं। तो जो बड़ी सेल है, सबसे बड़ी सेल जिनके अंदर 6 सेल मौजूद हैं उसको हम सेंटर सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेंटर सेल कंटेन्स 6 मीन्स देयर आर 7 सेल। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि एग एपरेटस क्या है? तो बड़ा सिंपल है, एग एपरेटस इज द 3 सेल स्टेज एट द माइक्रोपाइलर एंड। व्हाट आर द दीज 3 सेल? 2 सिनर्जिड सेल्स 1 एग सेल। सिनर्जिड सेल का बेटा एक और भी स्पेसिफिक एक करेक्टराइजेशन होता है। सिनर्जिड सेल्स कंटेन फिलीफॉर्म एपरेटस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स। और फिलीफॉर्म एपरेटस का एक यूनिक फंक्शन होता है, दे गाइड द पॉलिन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, कि पॉलिन ट्यूब से निकलने वाले मेल गैमेट्स किस सिनर्जिड सेल में जाएंगे, इसको डायरेक्ट कौन करता है बच्चों?
फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। ठीक है, तो याद रखना 3 सेल्स ऊपर की जो कलाजल एंड्स की तरफ होती हैं उनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट है पॉलिनेशन। इट इज़ द टॉपिक ऑफ द मंडे। सो रेस्ट टॉपिक आर द फॉर द वेडनेसडे एंड डिस्कस ऑन